हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है हमारे इस अध्याय का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारा डीएनए की रासायनिक संगठन। डीएनए का रासायनिक संगठन, या हम लोग कहें कि डीएनए की रासायनिक संरचना। एक संरचना हम लोग जो है, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम लोग समझते हैं कि डीएनए की संरचना यानी कि वाटसन एंड क्रिक का डीएनए का डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित वाला मॉडल। लेकिन वो पढ़ने से पहले जो है हम लोग एक और यहाँ पे आप लोगों को संरचना में बताऊंगा, जो है हमारी डीएनए की रासायनिक संरचना। यानी कि जो डीएनए है वो वास्तव में बना किससे होता है, उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। तो जो डीएनए होता है ये पाया कहां जाता है। डीएनए को हम लोग सबसे पहले तो मैं कहूंगा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, यह सभी कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित होता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित होता है तथा आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो डीएनए को हम लोग कहते हैं कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। यानी कि डीएनए जो होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि डीएनए जिनसे बना है वास्तव में उनकी संरचना किस प्रकार की। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते चलूं कि जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट, ये कोशिका के अंदर दो ऐसे कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यानी कि इन दोनों के अंदर भी जो है डीएनए पाया जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो हम लोगों ने कहा कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है डीएनए का निर्माण करते हैं। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे सीधे देख रहे हैं कि ये रासायनिक रूप से तीन भागों से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा ये वास्तव में होती राइबोज शर्करा है, लेकिन बाद में हो जाती है डीऑक्सीराइबोज। ये क्या है, ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ये 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है 5 कार्बन वाली एक पेंटोज शर्करा है। ठीक है, पेंटोज शर्करा यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा। अगर हम लोग इसकी शर्करा की संरचना देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगी कि इसमें जो है पेंटोज शर्करा रहेगी एक सिंपल सी। इसकी जितने भी कोने हैं सभी कोनों पर जो है कार्बन उपस्थित होता है। तो इसकी संरचना में आप लोगों को सिंपली बताऊं, इस तरह से रहेगा। इसमें कोने पे यहाँ कार्बन रहेगा। ठीक है, एक कार्बन यहाँ रहेगा, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा, चौथा और एक कार्बन यहाँ ऊपर, ये 5वां कार्बन। तो इस तरह से कार्बन उपस्थित होते हैं, यानी कि या मैं कहूँ कि CH2 ग्रुप यहाँ पे उपस्थित होगा। ऊपर की साइड जो है सभी शर्कराओं में यहाँ पर सभी जो कार्बन की शर्कराएं हैं उनमें ऊपर की तरफ जो है एक जो है H ग्रुप और नीचे OH यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पहला सबसे पहले कार्बन ये वाला है, फिर दूसरा कार्बन ये वाला है आप लोगों का, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा जो है 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। क्या कहा, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कहा कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो 5 कार्बन वाली शर्करा है। हर एक कोने पर एक कार्बन, तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन। तो हर एक कार्बन पर ऊपर जो है H ग्रुप एक जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, हम लोगों को लिखना है H और OH इसलिए। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा, H और नीचे OH, यहाँ पर H कंपाउंड, ऊपर जो है एक OH कंपाउंड यहाँ जुड़ा है। अब जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो है ये फर्स्ट वाला कार्बन था, कोने पर कार्बन है, ये याद रखना है हम लोगों को, यहाँ कोने पर क्या है, कार्बन। तो इसमें से जो है जो सेकंड वाला कार्बन होता है उस पर से एक हाइड्रोजन अकेला रह जाता है, ऑक्सीजन वहां से हट जाता है। और इसी ऑक्सीजन के हटने के कारण ये जो राइबोज शर्करा है, वास्तव में ये राइबोज शर्करा होती है, लेकिन एक ऑक्सीजन के हट जाने के कारण ये हो जाती है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन की कमी, डीऑक्सीकरण होना यानी कि ऑक्सीजन का बाहर चले जाना। तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए इसी को बुलाया जाता है डीऑक्सीराइबोज
शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10 और O4। ठीक है, यहाँ पर कार्बन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, हाइड्रोजन 10 होते हैं और ऑक्सीजन की केवल 4 ही अणु होते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा अणु। तो इस तरह से कुल जो है केवल 4 कार्बन जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा में हम लोग बताते हैं कि यह पेंटोज शर्करा होती है, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। अगला पॉइंट हमारा नाइट्रोजन क्षारक। तो नाइट्रोजन क्षारक, तो डीएनए में मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। पहले नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्यूरिन और दूसरे नाइट्रोजन क्षारक होते हैं पाइरिमिडीन। ठीक है, दूसरे, पहला प्यूरिन और दूसरे पाइरिमिडीन प्रकार के होते हैं। अब ये जो प्यूरिन वाले जो कारक होते हैं, ये जो है ये डबल रिंग, ये मतलब कार्बन के दोहरे रिंग के रूप में पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो रिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इनमें जो है कार्बन की दोहरे रिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन और कार्बन की संख्या भी ज्यादा होगी, इनमें ये बड़े होते हैं इस तरह से। तो ये दोहरी जो है रिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, कौन, प्यूरिन। और ये जो प्यूरिन होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडिनिन। ठीक है, पहला होता है एडिनिन, जिसे हम लोग ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है ग्वानिन, जिसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्यूरिन जो होते हैं वो पहले नाइट्रोजन क्षारक हैं, डबल रिंग दोहरी कार्बन वलय युक्त होते हैं, और 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। यानी एडेनिन को ए द्वारा और ग्वानिन को जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला होता है पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, और साथ ही ये सिंगल रिंग, मतलब कार्बन की एकल वलय सिंगल रिंग के रूप में पाए जाते हैं, जो सिंगल रिंग के रूप में अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंगल होते हैं, वो डबल होते हैं, सिंगल होते हैं। पाइरिमिडीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन। साइटोसिन को सी द्वारा और थाइमिन को जो है टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी के अलावा जो है डीएनए के रासायनिक संगठन में या संरचना में जो है एक फास्फोरिक अणु भी होता है। ये जो फास्फोरिक अम्ल का अणु होता है ये कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर उपस्थित होता है। तो इसमें एक फास्फोरिक अम्ल का भी जो है अणु पाया जाता है। ठीक है, तो फास्फोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजन क्षारक हो गया और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब ये तीनों मिलकर जो है बनाते हैं किसको, न्यूक्लियोटाइड को। तो अब हम लोग जो है एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना यहां पर पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमने देखा कि 3 भागों से मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो 5 कार्बन वाली हमारी जो पेंटोज शर्करा है, ये जो पेंटोज शर्करा है इसका जो पहला कार्बन है, ये हमने कहा था कि पहला कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो पहला कार्बन है इस पहले कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजन क्षारक। ये जो नाइट्रोजन क्षारक है सिंगल भी हो सकता है, डबल रिंग वाला भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने डबल रिंग वाला एक लेके एग्जांपल वाइज दिखाया है सिर्फ। तो जो है सबसे पहले कौन होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और उस डीऑक्सीराइबोज शर्करा से कौन आके जुड़ जाता है, उससे आकर जुड़ जाता है एक नाइट्रोजन क्षारक। और कौन से कार्बन पर, पहले कार्बन पर। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा के पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ता है। कौन से बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। तो जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षारक दोनों मिल जाते हैं, कौन से बंध द्वारा, जो है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मैंने न्यूक्लियोटाइड नहीं कहा, हम लोग तब से न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूं मैं तब से आप लोगों को। इस बार मैंने आप लोगों के लिए एक नई टर्म का यूज किया है, न्यूक्लियोसाइड। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब जो है डीएनए के रासायनिक संगठन में जो है या एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना में, न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूं अभी वापस, लेकिन न्यूक्लियोटाइड की संरचना नहीं है ये, अभी ये न्यूक्लियोसाइड है। तो क्या होता है कि जब एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा या हम लोग कहें कि पेंटोज शर्करा, ये पेंटोज शर्करा और ये नाइट्रोजन क्षारक दोनों आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब जब इनसे दोनों से आकर
ये और ये इनने क्या मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड। और अब जब इनसे आकर फास्फोरिक अम्ल मिलेगा तब जाकर बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और जब क्या होता है, जब न्यूक्लियोसाइड है, अब न्यूक्लियोसाइड में जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, इस डीऑक्सीराइबोस शर्करा का जो 5वें नंबर का कार्बन है, ये ऊपर वाला कार्बन, इस 5वें नंबर वाले कार्बन पर आकर जुड़ता है फास्फोरिक अम्ल। और जब फास्फोरिक अम्ल इसमें जुड़ जाता है तो फिर ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल आके जुड़ गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये जो इतना बड़ा पूरा एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए में जो है, जैसे समझ लें हम कि डीएनए मोतियों की एक बड़ी सी माला है, तो उस माला का जो एक मोती है वो है ये न्यूक्लियोटाइड। तो ये वाली जो संरचना है, ये इतना बड़ा जो भाग है जिसमें बीच में एक शर्करा है, आगे की साइड एक नाइट्रोजन क्षार है और इधर पीछे साइड कौन है, इधर है एक फास्फोरिक अम्ल। तो ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो डीएनए की रासायनिक संरचना में हम लोग लिखते हैं, या मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं कि आप हम लोग ऐसा भी लिखा हुआ है हम लोगों ने और याद भी रखना है कि डीएनए या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे मिलते हैं तो फिर बनता है डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये मुख्य रूप से जो है कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी जो है देखने को मिलते हैं। डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं या अनुवांशिक पदार्थ के रूप में हम कहें कि कार्य करते हैं। डीएनए की संरचना में जो है 3 भाग उपस्थित होते हैं। रासायनिक संरचना में जो 3 भाग होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जिसे हम लोग बुलाते हैं पेंटोज शर्करा। ठीक है, पेंटोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 कार्बन वाली है। तो पेंटोज शर्करा होती है जिसके दूसरे कार्बन पर 1 ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, 5 पेंटोज शर्करा बुलाया तो 5 ऑक्सीजन होने चाहिए, लेकिन 1 ऑक्सीजन की कमी होती है। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षारक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्यूरिन और नंबर 2 होता है पायरिमिडीन या पिरिमिडीन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आप चाहें तो पिरिमिडीन भी कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन या पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग दोहरी कार्बन वलय वाले होते हैं, पिरिमिडीन सिंगल कार्बन वलय वाले होते हैं। प्यूरिन में जो है 2 प्रकार के होते हैं। फिर से 2 प्यूरिन जो है वो डबल रिंग वाले होते हैं और कितने होते हैं, 2 होते हैं। वैसे पिरिमिडीन भी डबल रिंग वाले होते हैं, सिंगल रिंग वाले होते हैं और होते हैं संख्या में 2। तो 2 प्यूरिन है, एडिनिन जिसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन जिसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी तरह से पिरिमिडीन भी 2 है, साइटोसिन जिसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और थाइमिन जिसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और लास्ट में होता है फास्फोरिक अम्ल, यानी कि जिसमें एक फास्फेट अणु पाया जाता है। अगर हम लोग संरचना फिर देखें तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है या हम लोग कहें कि पेंटोज शर्करा है, इस पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा के 5वें कार्बन पर, ठीक है, कौन से कार्बन पर, 5वें कार्बन पर जो है, और ये बंध का नाम इसका बता देता हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये वाला बंध होता है फास्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, ये होता है फास्फोडाइएस्टर बंध। कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो याद रखना है हम लोगों को कि 5वें कार्बन पर जो फास्फोरिक अम्ल का जो अणु होता है वो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जो है जुड़ा होता है। ठीक है, जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार दोनों जुड़ते हैं तो इन्हें हम लोग बुलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब एक न्यूक्लियोसाइड के साथ, यानी कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के साथ जब एक फास्फोरिक अम्ल का अणु भी जब जुड़ जाता है तो फिर हम इन्हें बुलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यह है हमारा डीएनए का जो है रासायनिक संगठन।